हाँ जी क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौन वाली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर डिस्क्राइबिंग फोर्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर जिसको जो अभी इस वीडियो में नया है तो उसको मैं बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास में हम फोर्स किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमें टाइप ऑफ फोर्स स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको बताया था भैया फोर्स होता है 2 तरह के, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंदर 2 चीजें आती है हमारी। पहला आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भैया, तो कांटेक्ट फोर्स हमारे 2 तरह के होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इसके नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं भैया? नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम तीसरे के बारे में पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भैया? आप जानते हो उसके बारे में? भाई मान लीजिए हमारी अर्थ है, चलो ये हमारी अर्थ है। अब ये अर्थ क्या करती है? अर्थ के ऊपर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक एप्पल है। तो अर्थ क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है? सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। भैया ये एप्पल गिर गया, गिर के नीचे की तरफ आया। अब हमने देखा भाई कोई भी चीज डायरेक्शन, भैया मतलब ये रेस्ट में था, ये रेस्ट से मोशन में कैसे आ गया? भाई देख, मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा हूँ, मान लीजिए बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर की तरफ उछाला, वो हवा में जाके रुक गई, हवा में जाके। तो भाई देखो, ये मोशन में थी, मोशन में जाके ये रेस्ट में चली गई, रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। फिर ये नीचे की तरफ आने लग गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको कोई बल लग रहा है? हमने देखा था कोई भी चीज मोशन से रेस्ट में तब आती है, उसको कोई फोर्स लगता है, उसको कोई फोर्स लगता है। तो भाई पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इस बात को याद रखो। पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है बल के साथ, जिस बल को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। भाई कोई भी चीज देखो, इधर देखो भाई, मेरे सामने डस्टर है, ठीक है, ये अब मैं इसको छोड़ूंगा, देखो मैं यहाँ पे छोड़, ये मेरे पड़का भी रेस्ट में है, कैसे? रेस्ट में। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। क्या कर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो क्या हो रहा है? नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है एक बल के साथ, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता ना, तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, यहीं तैरता रहता। आप लोगों ने भैया मूवी वगैरह में देखा होगा एस्ट्रोनॉट के बारे में, जो स्पेस में जाते हैं, वहां पे स्पेस में हर चीज तैरती रहती है ना? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती, वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नहीं होता तो हम भी उड़ रहे होते हैं। हम भी ऐसे पृथ्वी जैसे खड़े हुए हैं ना, पृथ्वी पे खड़े नहीं रहते, हम भी उड़ रहे होते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ नहीं होता तो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींच, क्या पृथ्वी ने हमें अपनी तरफ खींचने के लिए छुआ? नहीं भाई, पृथ्वी ने हमें अपनी तरफ खींचने के लिए छुआ नहीं, छुआ भाई। इनविजिबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? इनविजिबल फोर्स। और इसमें छूने की जरूरत नहीं होती, कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती, इसलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने देखा अर्थ पुल every object toward them towards it with a force known as gravitational force। वे मैं समझा रहा हूं, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है एक बल के साथ, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? तो भाई देखो, लिख लो एक बार। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तुओं को अपनी ओर एक बल के साथ आकर्षित करती है, एक बल के साथ आकर्षित करती है। जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, फास्ट। हाँ भैया, तो आपको समझ आ गया भाई गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। अब हम चीजों को समझ, भाई लिख दिया आप लोगों ने। आगे
हाँ बच्चे देखिए, अब आपको एक एग्जांपल करने के लिए बोला है, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकल अपवर्ड, डज इट कम टू डाउन? एक बॉल लो, उसको ऊपर की तरफ फेंको, क्या वो नीचे की तरफ आएगी? हाँ भैया नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब नाउ थ्रो इट अगेन बट दिस हार्डर, डज इट स्टिल फॉल बैकवर्ड डाउन टू द ग्राउंड? अब भाई बॉल लो और पूरी पावर के ऊपर की तरफ फेंको, क्या दोबारा नीचे की तरफ आई? हाँ भैया अभी भी नीचे की तरफ आई है। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड वेयर any object throw up and in any direction finally fall off, come back to the ground or floor etc. वैसे और एग्जांपल सोचो जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद जमीन पे ही गिरती है, तो भैया चाहे हम एक रबड़ ले भाई, रबड़ को जहां मर्जी फेंक भाई, कोई बॉल है जहां मर्जी फेंक भाई नीचे ही गिरेगी, ठीक है। एप्पल है भाई, कहीं मर्जी से गिरे वो नीचे ही गिरेगा, ठीक है। अब भैया मैं जैसे मर्जी कूदूं मैं नीचे की तरफ ही जाऊंगा, पृथ्वी की तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को जैसे मर्जी फेंको भैया नीचे ही गिर जाएगी। अब हम एक स्लैश के ऊपर जितना मर्जी ऊपर कूदे एट लास्ट हम नीचे ही आएंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी चीजें आखिरकार वो पृथ्वी की तरफ ही जा रही हैं, सभी चीजें आखिरकार पृथ्वी की तरफ ही जा रही हैं। अब देखो भैया, why do all the objects fall toward the earth? भाई सारी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ क्यों जा रही है? Is there any force which act on them, which exact force? क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? हाँ भैया यहाँ पे फोर्स लग रहा है। Since all the objects fall toward the earth, it means the earth attract them. The force with which earth attract ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से पृथ्वी सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? जिस बल के साथ पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ इज आल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी। अब इस बल को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, ठीक है बच्चे। आगे नेक्स्ट, सिंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट विदाउट कांटेक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में भाई कोई किसी को टच नहीं करता, कोई उसको खींचता नहीं पकड़ के, तो भाई नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्या ये? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपल्सिव। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, रिपेल नहीं करती। जैसे भैया मैग्नेटिक फोर्स भैया अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करती है। रिपेल मतलब दूर धकेलना, लेकिन पृथ्वी कभी दूर नहीं धकेलती हमें, पृथ्वी कभी दूर नहीं धकेलती, पृथ्वी सिर्फ हमें अट्रैक्ट करती है, पृथ्वी सिर्फ हमें अट्रैक्ट करती है। याद रखना। देखो हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 एग्जांपल पढ़े, हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 एग्जांपल पढ़े। मैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स। भाई मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है? मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। अट्रैक्ट मतलब खींचती भी है और धक्का भी देती है। जब एक जैसे पोल्स को आमने सामने लाओगे तो रिपेल करेगा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अगर सेम चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट, सेम चार्ज एक दूसरे को दूर भेजेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को पास लाएंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को पास लाएंगे, तो भाई ये भी अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है भाई? कभी दूर नहीं धकेलेगा, कभी दूर हमें नहीं धकेलेगा। इस बात पे जाना पॉइंट्स पे लिख सकते हो आप। You might have noticed that when an object is dropped from a height, it takes straight vertical path downward between touching the ground. When an object is thrown vertically upward, the object move up straight, slow down, stop momentum at the top, and then take a straight vertical path downward. तो हमने देखा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पहले वो ऊपर की तरफ जाती है, कुछ समय बाद वो रुक जाती है और वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप सभी घर पे ट्राई करके देख लीजिए बॉल को। आगे, while going up the speed of the object goes decreasing till the object come to stop। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो मैंने पूरी स्पीड पे बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल की गति जो है धीरे-धीरे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा बॉल जो लेगी रुक जाएगी, बॉल जो लेगी रुक जाएगी, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे नीचे आएगी उसकी गति बढ़ती रहेगी, जैसे नीचे आएगी उसकी गति बढ़ती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज while coming down, speed goes increasing. We say that the object undergoes vertical motion when it is in vertical direction between the influence of gravitational force। मतलब बोला क्या? देखो बच्चे, हमने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज। अब भाई एक समय ऐसा आएगा बॉल जो जाएगी रेस्ट पे आ जाएगी और उसके बाद बॉल नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। इस केस में भाई उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, उसकी स्पीड जो बढ़ने लग जाएगी, और जब ये जमीन से टच होने वाली होगी उससे पहले उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मल चीज बता रखिए। आगे, वेट एंड मेजरमेंट। तो भैया हमारा फोर्स का पूरा टॉपिक हो चुका है, फोर्स का हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं वेट के बारे में, ठीक है बच्चे। सारा टॉपिक हो चुका है हमारा। भैया हमने फोर्स क्या होता है ये पढ़ लिया, टाइप ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में पढ़ा। मस्कुलर फोर्स के बाद हमने
स्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने एट लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। तो हमारा फोर्स पूरा हो चुका है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट। देखो जी, द फोर्स with which the earth pull an object toward itself is called weight of the object। अब देखो भैया, पृथ्वी हमें जिस बल के साथ खींच रही है उस बल को वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी मुझे अलग बल के साथ खींच रही है, आपको अलग बल के साथ खींच रही है। तो जब मैं किसी तराजू पे, मैं किसी मेजरिंग स्केल पे खड़ा हूं तो मेरे को उस पे वेट दिखाई देगा मेरा। आप सभी को अपना वेट पता है, वेट कैसे नापते हैं? भाई 1 किलो सामान, 2 किलो सामान, ये वेट नापते हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो ये बोल रहा है वेट क्या होता है। भाई क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? भैया वेट क्या होता है? वजन किसे कहते हैं? हिंदी में वजन किसे कहते हैं? देखिए आगे, द वेट मेजर हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय द अर्थ। वेट का मतलब होता है कि अर्थ हमें कितनी स्ट्रांगली खींच रही है, अर्थ हमें कितनी ज्यादा प्रेशर से खींच रही है। सिंस द वेट इज अ फोर्स, इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट दैट द फोर्स ऑफ न्यूटन, देयर द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन। तो देखो भैया, वेट का मतलब होता है अर्थ कितना स्ट्रांगली खींच रही है, अर्थ कितने फोर्स के हमें पुल कर रही है, अर्थ कितने फोर्स से हमें पुल कर रही है। तो वेट की एसआई यूनिट भी हमारी न्यूटन होती है। वेट की एसआई यूनिट भी हमारी न्यूटन होती है, एसआई यूनिट ऑफ वेट। तो भैया वेट क्या होता है? वेट का मतलब पृथ्वी हमें कितनी, इधर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है भैया, वेट का मतलब पृथ्वी हमें कितने पुल के साथ खींच रही है, पृथ्वी हमें कितने प्रेशर के साथ खींच रही है, ठीक है, कितना पावर के साथ खींच रही है पृथ्वी हमें। अब वेट मतलब फोर्स, वेट मतलब फोर्स। तो भाई वेट की एसआई यूनिट भी न्यूटन होती है, जो कि फोर्स की होती है। जल्दी से वेट क्या होता है, वेट की एसआई यूनिट दोनों चीज लिखिए फास्ट, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, लिखना स्टार्ट करो फास्ट। हाँ जी बच्चे, मैंने आपके सामने हिंदी मीडियम में भी लिख दिया, इंग्लिश मीडियम में भी अंडरलाइन करते, देखिए फास्ट जल्दी से वीडियो को पॉज करो, लिखो उसको और समझो। हाँ जी बच्चे, आगे देखेंगे। ओके बच्चे, अब आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स बोल रखे, देखिए आपको बोला गया लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। देखो बच्चे, अब हम देखते हैं 5.9, टेक अ स्प्रिंग एंड a few object of different masses such as pencil box, tiffin box, small straw। हो गया, आपको एक स्प्रिंग लेनी है और अलग अलग वजन की चीजें लेनी है, ठीक है भाई। आप एक पेंसिल बॉक्स ले सकते हो, टिफिन बॉक्स ले सकते हो और स्मॉल स्टोन ले सकते हो। हैंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल। अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग को एक कील से लगा देना है, स्प्रिंग को एक कील से लगा देना है, ठीक है। फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व द स्प्रिंग डज इट स्प्रिंग स्ट्रेच। अब आपको क्या करना है, इसकी दूसरी तरफ ना एक वजन बांध देना है, वजन बांध देना है। देखिए अब now hang the other object one by one and notice the stretch in the spring each time is the stretch caused by each object the same। अब देखो हमने यहाँ पे स्प्रिंग की वाली थी, ठीक है, ए पॉइंट तक हमारी स्प्रिंग थी, ए पॉइंट तक। जब हमने इससे एक ए ऑब्जेक्ट लगाया तो ये यहां तक आ गई। अब जब कोई भारी ऑब्जेक्ट लगाया तो ये यहां तक आ गई। तो हम देख रहे हैं जितना भारी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं स्प्रिंग उतनी खींच रही है, स्प्रिंग उतनी खींच रही है। आगे, when an object is hung from a spring, when an object is hung from a spring, the spring stretch due to the force applied on the object by the earth, we find that the stretch caused in the spring in different for different objects. This indicates that the earth pull different object with a different force. This is the weight of different object is different. Can be used to spring to measure the weight of an object। अब देखो, अब हम देख रहे हैं कि हम जैसे जितनी भारी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं उतनी ज्यादा स्प्रिंग खींच रही है, जितनी भारी ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं उतनी ज्यादा स्प्रिंग खींच रही है। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के हिसाब से, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके हिसाब से उसको फोर्स लगाती है। भाई अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके हिसाब से उसके फोर्स लगाती है कि उसके अंदर कितना मास है, इसके आधार पर उसको फोर्स लगाती है। ज्यादा बड़ी चीज होती है उसको ज्यादा फोर्स लगाती है, जो कम बड़ी चीज होती है उसको कम फोर्स लगाती है। मान लीजिए एक रबड़ है और ये मैं हूं, अर्थ इस रबड़ पे फोर्स लगा रही है, मेरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब अर्थ, भाई छोटी चीज है, छोटी सी इरेजर है, भाई अर्थ इस इरेजर पे कम फोर्स लगाएगी क्योंकि इसका मास कम है, इसका वेट कम है। और अर्थ मेरे पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगी क्योंकि मैं इसकी तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हूं, मेरा मास इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अर्थ मास के हिसाब से अलग अलग वेट, अलग अलग फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे, जिसके कारण हमारा जो वेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगा रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगा रही है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना मास है, कितना वेट है, कितना बड़ा है वो ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट की वेट अलग अलग होते हैं। आपका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है, इस बुक का वेट अलग है, ठीक है, शेयर का वेट अलग है, सबका वेट अलग अलग है क्योंकि अर्थ सब पे अलग अलग फोर्स लगा रही है, डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, ठीक है। मास वाले कौन सा आगे पढ़ोगे। हाँ जी आगे, अब स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इज सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट। अब ये स्प्रिंग बैलेंस के इस्तेमाल से हम वेट को नाप सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से वेट को नापते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग
fixed at one end with a hooks attached to the other end. When we hang an object from the hook, the spring stretch and the amount of stretch given the weight of that object, there is a scale of balance which is marked to show weight in Newton. Usually there is another scale to show corresponding value of mass in gram. These values have been marked with the assumption that the spring balance is used at the earth with the earth gravitational force reacting on that. अब आपने देखा होगा भाई स्प्लेंडर वाले भैया होते हैं, उनके पास एक ऐसा स्प्रिंग वाला वो होता है भैया, वो सिलेंडर को उठाते हैं तो स्प्रिंग वाला कांटा नीचे हो जाता है, तो हमें दिख जाता है भाई 30 किलो का सिलेंडर है, 30 किलो का सिलेंडर है, जो सिलेंडर है वो पूरा है, ठीक है, तो हमें ऐसे दिखता है। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम भाई वेट को नाप सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, भैया पूरा ही लिखना है आपको, ठीक है। इधर अब हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लेंगे, नहीं बच्चे को घर पे लिखना है। कमांडीदार नेक्स्ट, हाँ कमांडीदार तुला, कमांडीदार तुला किसे कहते हैं, ठीक, कमांडीदार तुला, क्वेश्चन लिख लीजिए फास्ट जल्दी, आगे देखिए। हाँ जी, let us learn how to measure the weight using the spring balance, but first let us familiarize ourselves with the spring balance the way we did the thermometer earlier in the chapter temperature and measurement। तो अब हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में जानते हैं और स्प्रिंग बैलेंस में कैसे वेट नापते हैं वो देखते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद घर में कभी सिलेंडर वाले भैया आएंगे तो आप उनसे कहोगे भैया स्प्रिंग बैलेंस से हमें वेट करके दिखाओ, और आप समझ जाओगे स्प्रिंग बैलेंस को कैसे पढ़ते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छी चीज है, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीजें देखते हैं। देखो एक एक्टिविटी दे रखी है 5.10, एक्टिविटी 5.10 में क्या बोल रखा है, लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर, द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर इट्स 10 न्यूटन, thus the scale is range of 0 to 10 न्यूटन। अब देखो आगे, हां यहां पर ये स्प्रिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें इस तरह जो वैल्यू दे रखी है वो न्यूटन में दे रखी है, 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 8 9 10 न्यूटन। और इस लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दे रखी है वो ग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो 100 0 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 500 600 700 800 900 1000 ग्राम, 1 किलो, ठीक है। ये आपको कितने में है, अब ये तो आपको ग्राम में दे रखा है। कुछ वेटिंग स्केल्स आते हैं जो किलो में दे रखे होते हैं, जो सिलेंडर वाले भैया के पास होते हैं वो किलो में होते हैं, जिसमें 10 किलो 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो लिखा होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ रहा है किस तरह का होता है, ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारा, इधर देखिए स्प्रिंग बैलेंस, इधर देखो यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, रेड कलर का, कौन से भी कलर का हो सकता है, नीचे एक ऐसा छल्ला बना होता है, इस पे वेट को लटकाते हैं, तो भाई सिलेंडर को उस पे लटकाया जाता है और इसको ऊपर की तरफ उठाया जाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को पूरा ऊपर की तरफ उठाओ। अब उससे क्या होगा, ये जो आपका जो रेड वाला डॉट है वो थोड़ा सा नीचे खिसकेगा भाई, जैसे मान लो वो इतना खिसक गया, यानी वो 500 ग्राम है, वो इतना खिसक गया यानी वो 700 ग्राम है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये होने वाला है। तो स्प्रिंग बैलेंस को कैसे नापते हैं, आपको कुछ नहीं करना भैया, इस बैलेंस में आपको वेट लटकाना है और उसको ऊपर उठाना चीज को, जैसे आप वस्तु को ऊपर उठाओगे तो जो आपके इंडिकेटर होगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा, और जिस पे आपके रुकेगा, जैसे मान लो यहाँ पे रुका इसका मतलब 500 ग्राम, अगर वो केजी में तो 30 पे रुका इसका मतलब 30 किलो है। तो याद रखना जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं हमारे घर में, मैं एवरेज बताता हूँ, 15 किलो का सिलेंडर होता है, 15 किलो उसमें गैस होती है, तो टोटल वो 30 किलो पर आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, 30 पर, मतलब एवरेज होता है 29 किलो कुछ ग्राम होता है, लेकिन औसत 30 पे आना चाहिए। तो जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस उसको उठाओगे तो वो 30 पे आ रहा है, तो इसका मतलब अब वो सिलेंडर पूरा है, अगर 30 पे नहीं आ रहा है इसका मतलब सिलेंडर जो है वो कम है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्प्रिंग बैलेंस वो कर सकते हो। तो अब आपके घर में कभी सिलेंडर आए तो आप उसको इजीली बैलेंस कर सकते हो, इजीली देख सकते हो, या कभी भी आपके सामने इस तरह का तराजू देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत हो, उसको कैसे यूज करना, भाई यहाँ पे वेट लटकाओ, उसको पूरा ऊपर उठाओ। याद रखना ये नहीं होना चाहिए कि उसका एक हिस्सा जमीन पे टच हुआ है, पूरा हवा में उठना चाहिए वो चीज, और ये इंडिकेटर जिस पे आ रहा है उतना वेट उस चीज का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो समझ आ रहा है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड स्मॉल वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। अब कुछ और वैल्यूज के बारे में देखते हैं। देखो बच्चे, अब लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस इन फिगर 5.13 5.13 में हमने देख लिया है। डाउन द फॉलोइंग, हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मास। तो ये दोनों के बीच में कितना कितना भाई 100 ग्राम, भाई 100 ग्राम का डिफरेंस है यहाँ पे, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम का डिफरेंस है, ठीक है। The weight difference indicate between 0 to 1 न्यूटन, between 1 to 2 न्यूटन is 1 न्यूटन। और न्यूटन में देखें तो एक न्यूटन का गैप है, एक न्यूटन का गैप यहाँ पर है, एक न्यूटन का गैप यहाँ पर है, एक न्यूटन का गैप यहाँ पर है, ठीक है। अब how many divisions shown by smaller marks are there between these two big units। अब भैया देखो 0 से लेकर 1 तक के बीच में कितनी यूनिट्स हैं,
तो 1 2 3 4 4 यूनिट्स दिख रही है, तो 5 यूनिट्स दिख रहा है, पूरा मिलाया तो 5 यूनिट दिख रही है, कितनी दिख रही है 5। देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन दीस मार्क्स, तो ये 0 और 1 के बीच में 5 मार्क्स है, 0 और 1 के बीच में 5 मार्क्स है। हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो यानी एक लाइन किसको दिखाती है, तो एक लाइन दिखाएगी 0.2 न्यूटन को, 0.2 न्यूटन, ठीक है भैया। 1 न्यूटन पूरा है, 5 से 5 लाइनें दी तो 0.2 न्यूटन को एक लाइन दिखा रही है, एक लाइन किसको दिखाएगी भैया 0.2 न्यूटन को। तो अगर आपसे एमसीक्यू बन जाए, अगर आपसे एमसीक्यू बन जाए, व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इंडिकेट, 1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो स्मॉलर यूनिट की बात करी गई है, तो स्मॉलर यूनिट ये 0.2 न्यूटन को दिखाती है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। सो द स्मॉलर वैल्यू दैट द स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन, तो इस एक स्प्रिंग बैलेंस छोटी है, सबसे छोटी वैल्यू को क्या नाप सकता है, 0.2 न्यूटन को नाप सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे भैया इधर देखो, स्प्रिंग बैलेंस में ना यहाँ 0 न्यूटन है, फिर 1 2 3 4 और यहाँ 5 पे 1 न्यूटन है, तो यानी 0 और 1 के बीच में 1 न्यूटन को 5 बार डिवाइड कर रखा है, 1 न्यूटन को 5 से डिवाइड कर रखा है, तो 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आपका आंसर आ जाएगा भाई, डिवाइड करके ना एक बार 5 बार 0 पॉइंट लगाएंगे तो 5 10, तो ये देखो तो 0.2 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग बैलेंस सबसे छोटी यूनिट को दिखाता है वो होता है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, ठीक है। आगे now using the method calculate the smallest value of weight that can be measured with the spring balance given to you is school laboratory may you have spring balance for this the range and the value of the small division may be different, it is therefore always necessary to look here at the spring balance or other instrument you may observe to use। तो आपको बोलेगा भैया ऐसे ग्राम में भी देख सकते हो स्मॉल यूनिट क्या डिपेंड करती है, देखो मान लीजिए ये स्प्रिंग बैलेंस है आपका, यहाँ पे दे रखा है 10 किलो, यहाँ पे दे रखा है 20 किलो, यहाँ पे दे रखा है 30 किलो, ठीक है। इसके बीच में 5 लाइन है, 1 2 3 4 और 5 की, तो यानी अगर एक इंडिकेटर हमारा इस लाइन को दिखा रहा है, इसका मतलब कितना वेट है, तो भाई 10 किलो तो है, 10 किलो, तो अब हर लाइन कितना दिखा रही है, तो भाई देखो 10 किलो दिखा, 10 किलो का गया था तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 किलो को, तो यानी 2 किलो 4 किलो, तो 10 किलो और 4 यानी 14 किलो दिखा रही है भाई, लाइन पे आ रही है तो 14 किलो को दिखा रही है, किसको दिखा रही है भाई, ये 12 किलो को दिखाएगी, 14 किलो को, 16 किलो को, 18 किलो को, ये फिर 20 किलो को, ठीक है। तो भाई 2 2 किलो को दिखा रही है हर लाइन, ठीक है। मतलब बस ये समझो कि बीच में जो वैल्यूज हैं वो 0.2 न्यूटन को दिखाएंगी, और बाकी अगर आपको भी निकालना हो तो दोनों के बीच में कितना गैप है, कभी भी निकालना हो कि छोटी वाली वैल्यू क्या कितने वेट को दिखा रही है, कभी भी आपको ये निकालना हो कि छोटी वाली वेट इधर देखो, आपके सामने एक स्प्रिंग बैलेंस बनाया है भाई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ अगर आपको दिखाना और मान लो आपका इंडिकेटर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब कितना वेट दिखा रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 10 किलो गैप, कितना गैप है बीच में, कितनी लाइन है 5, तो यानी एक लाइन जो होगी वो 2 किलो को दिखाएगी, तो ये 2 किलो को दिखाएगी, ये भी 2 किलो को दिखाएगी, ये भी 2 किलो को, ये भी 2 किलो को, तो 10 2 12 12 तो 14, तो ये 14 किलो को दिखाएगी, किसको की दिखाएगी 14 किलो। समझ आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हाँ भैया, अब आपको इस वाली एक्टिविटी में बता रखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स लेनी है, उसका वेट करना है स्प्रिंग बैलेंस से, तो ये आगे आपको उससे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको स्किप करते हैं भैया, आपको समझ आ गया ना स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है, बस वो ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, हाँ ओके ओके ओके, अब देखो हाँ, you can repeat activity 5.10 and 5.12 for mass scale shown on the left side of the spring balance to measure the mass of an object। तो ये बात देखते हैं, मास के बारे में देखते हैं। The mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight or by compressing its weight with the weight of an object known as mass। अब देखिए मैं बताऊं मास क्या होता है, अभी हमने वेट के बारे में पढ़ा, मास के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मास क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने एटम्स और प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनका टोटल, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है उसका टोटल जो होता है मास कहलाता है। सामने एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका टोटल जो होता है उसका मास कहलाता है। यानी अगर हम अपनी बात करें हमारे अंदर कितनी भी हड्डी है, कितने मांसपेशियां हैं, इन सब का टोटल वेट होगा उसको मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वेट जो होता है, जो वेट होता है वो तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है, लेकिन मास हमारा एक्चुअल वेट होता है, मास हमारा एक्चुअल भार होता है, हमारी बॉडी में कितना वेट है, हमारी बॉडी में कितना मास है, ये एक्चुअल होता है। समझ आ रहा है, तो मास भैया एक्चुअल वेट को शो करता है भैया, एक्चुअल पार्टिकल्स को शो करता है कि हमारे अंदर एक्चुअल क्या क्या चीजें हैं। और वेट जो होता है वो भैया फोर्स की वजह से आता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है।
हाँ, वेट जो होता है भैया वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, इन सब चीजों को बताना आपको। हेलो, हाँ जी, भेज दिया मैंने आपको। ओके, एक सेकंड। हाँ जी क्लास, आज वाला टॉपिक यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, बाकी टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय।